हम लोग डीसी जनरेटर में एक क्वेश्चन है आपका कि लैप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल डीसी शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम दिया हुआ है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। इससे 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंपों को सप्लाई दी जाती है। तो आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करना। तो शंट जनरेटर की बात हो रही है। शंट जनरेटर हम लोग जानते हैं कि जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उसे हम लोग जो है शंट जनरेटर या शंट जनित्र कहेंगे, हिंदी में पार्श्व कहेंगे। तो एक छोटा सा आपके लिए बना दे रहा है। ये हो गया आपका आर्मेचर। ये कार्बन ब्रश हो गया। ये हो गई आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग और इधर से हम लोग लोड जोड़ देंगे। यही W भार है या P भार है आपका, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो वोल्टेज है उसे V कहेंगे, इसमें जो धारा बहेगी उसे I कहेंगे, इसी के प्रतिरोध को हम लोग R कहेंगे। यहाँ से धारा लोड में आ रही है, चाहे इसी को I कहिए अथवा IL कहेंगे। ये इधर धारा आपकी जा रही है और इधर कुछ आएगी जिस धारा को हम लोग कहेंगे ISH। यही है शंट फील्ड वाइंडिंग और इसके प्रतिरोध को हम लोग कहेंगे RSH। यही है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? शंट फील्ड वाइंडिंग है। और ये जो है पतले तारों व अधिक टर्नों की, चूंकि समांतर में जुड़ी, ये आपका आर्मेचर है। ये क्या है? हाँ, यही है आर्मेचर का ये सिंबल है। और ये कार्बन ब्रश है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से धारा जो निकलेगी उसे हम लोग कहेंगे आर्मेचर धारा आइए और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RA और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E बनेगा। E का मान हम लोग 5 ZNP/60A से ज्ञात कर लेंगे। तो यही आर्मेचर धारा आइए पूछ रहा है कि इस आर्मेचर से अथवा कहेंगे कि शंट जनरेटर से कितनी धारा निकल रही है। तो धारा बेटा जितना हमारा इधर जा रही है I और जितना इधर आ रही है शंट फील्ड में, उन दोनों को जोड़ देंगे तब हमें मालूम हो जाएगा कि आर्मेचर से IA कितना निकल रही है। क्लियर है? तो पहले हम लोग ऑलरेडी आप लोग वोल्टता का समीकरण पढ़े हुए हैं और धारा का भी समीकरण शंट जनरेटर में पढ़े हुए हैं। शंट जनरेटर में धारा समीकरण आप लोगों ने पढ़ा। पहला लिखा धारा समीकरण। तो धारा समीकरण आपने पढ़ा कि आर्मेचर धारा IA बराबर हो जाएगा, इधर I जा रही है और इधर जो है ISH हो गया। IA बराबर I प्लस ISH। और दूसरा आपने वोल्टता समीकरण भी पढ़ा, आर्मेचर वोल्टता समीकरण आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर E उत्पन्न हो रहा और E से जब धारा IA निकलेगी तो उस धारा को जो है आर्मेचर का प्रतिरोध ही जो है बाधा बन जाएगा, रोकने लगेगा और वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। ओम के नियमानुसार V बराबर I गुणे R से तो हो जाएगा IA गुणे RA। जो है ये जितना आएगा उतना वोल्ट जो है ये कम कर देगा E को। रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो हो जाएगा वोल्टेज कितना हो जाएगा तब E माइनस IA
RA हो जाएगा। और इतना ही वोल्टेज अब जो है यहाँ पर भी होगा और इतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। दिख रहा? सब समांतर क्रम है, सब जगह का वोल्टेज क्या होगा? समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज बराबर होता है। तो इतने वोल्टेज जो है यहाँ पर भी होगा, इतने वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोग लिखें या यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज भी हम लोग लिखें। तो इतने का मान जो है किसके बराबर होगा? V के। और V बराबर क्या होता है? हाँ, तो बराबर IR भी लिख सकते हैं। और बराबर यहाँ का वोल्टेज, तो ओम के नियमानुसार V बराबर IR से हो जाएगा ISH गुणे RSH। तो ये हो गया आपका जो है वोल्टता का समीकरण। भैया क्लियर है? चलिए, अब हम लोगों को यहाँ का R नहीं मालूम है, यही R हम लोगों को ज्ञात करना। पहले R हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि दे रहा है कि 100 वोल्ट का है, 40 वाट का है और ऐसे जो है हमारे 60 लैंप लगे हैं। तो पहले हम लोग एक लैंप का जो है वो रेजिस्टेंस ज्ञात करें। तो लिखेंगे, पहली पॉइंट लिखेंगे बेटा कि एक लैंप का प्रतिरोध, एक लैंप का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, हाँ, तो हम लोग जानते हैं पावर के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पावर P बराबर DC में होता है VI बराबर होता है I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं पावर के लिए, ठीक है भाई। तो यहां से अगर हम लोग जो है पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R लगा दें तो हम लोगों को जो है बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, यही लगाएंगे कि लिखेंगे पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R से पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, या फिर लिखेंगे या इसी को पक्षांतर करेंगे तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। देखिए हो गया ना, R बराबर V स्क्वायर बाई P और V का मान जो है दिया है 100 वोल्ट, तो लिखेंगे 100 गुणे स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 बटे पावर दिया है 40 वाट। इसे भाग दे दें, काट दें, कितना आएगा? 250 ओम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 4 25 हम 100 हो गया, ठीक है ना। तो 25 के आगे एक जीरो बढ़ गया तो 250 ओम हो गया। अब एक बल्ब का प्रतिरोध हम लोगों को मालूम हो गया कि 250 ओम, लेकिन हम लोगों के पास जो है बेटा जितनी भी वायरिंग होती है घरों में वो समांतर क्रम में होती है। किसमें होती है? श्रेणी क्रम में केवल झालर बनता है और उस झालर का उपयोग हम लोग यदा कदा करते हैं। तो समांतर क्रम में ही हम लोगों की वायरिंग होती है। समांतर क्रम की विशेषता क्या है कि सबको वोल्टेज समान मिलेगा। जैसे यहाँ पर जितने भी पंखे लगे हुए हैं, जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, सभी समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम में मतलब सबको फेज और न्यूट्रल इंडिविजुअल देंगे, अलग अलग देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम लोग फेज और न्यूट्रल माने सभी को देते हैं, सभी इक्विपमेंट को, तो उन्हें हम लोग समांतर क्रम कहेंगे। और सभी इक्विपमेंट जो है अपने हिसाब से वो धारा लेंगे, जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितना वाटेज होगा, वो उस हिसाब से अपनी धारा लेगा, तो उसे हम लोग समांतर क्रम कहेंगे। तो घरों में जो है समांतर क्रम होता है, हर जगह वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है ना। घर में अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो सबको 220, हर बल्ब को 220, हर पंखे को 220, हर टीवी को 220, जो भी आप चला रहे हैं टुल्लू, जो भी, सबको 220 वोल्ट मिलेगा।
श्रेणी क्रम में ऐसा है नहीं, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है तो सभी बल्ब जो है बहुत डिम डिम जलने लगते हैं, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में ही वायरिंग होती है, इसलिए यहाँ पर न तो श्रेणी दिया न समांतर दिया है, तो हमेशा वायरिंग जो है समांतर क्रम में होती है। तो हम लोग समांतर में अब आपके 60 बल्ब जो है समांतर क्रम में जल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे अगली पॉइंट, 60 बल्बों का समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध बेटा समांतर क्रम के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, तो लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 60 तक। गए बल्ब? हाँ, ऐसे ही 60 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा अगली लाइन में 1/R बराबर 1 बल्ब का 250 आया तो लिखेंगे 1/250 प्लस 1/250 प्लस ऐसे 60 तक लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 60/250। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही 60 बार लिखेंगे 1/250 धन 1/250 धन 1/250, तो 1 1 1 1 ऐसे जोड़ेंगे 60 बार तो हो जाएगा ऊपर 60 और नीचे हो जाएगा 250। अब यहीं पलटेंगे बेटा, हमें R का मान ज्ञात करना है, न कि 1/R का। तो इसे पलटेंगे R को तो ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा 250/60 बराबर कितना रहा, 4.16 ओम आ गए। तो ये देखिए ना, अब जो है ये V का मान जो है बेटा, यहाँ पर जो V का मान दिया हुआ है, यही V का मान दिया है 100। कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया। अब इस R का मान भी आपने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 4.16 ओम आ गया। कुल जो है 60 बल्बों का कुल प्रतिरोध आ गया 4.16। यानी बेटा आप लोगों को बताते हैं कि जब भी कुल प्रतिरोध का मान घटाना है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना, और कुल प्रतिरोध का मान यदि बढ़ाना है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना। जब हम लोग समांतर क्रम में इस फार्मूले से जोड़ते हैं तो जो सबसे संयोजन में बेटा कम प्रतिरोध होता है उससे भी परिणामी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, घट जाता है। तो इस तरह से सब हम लोगों ने 1/250 प्लस 1/250 प्लस 1/250 इसे 60 बार जोड़ा तो देखा कि कुल परिणामी प्रतिरोध R का मान बहुत कम हो गया, 4.16। इसीलिए आप लोगों से ये भी कहा जाता है कि चूंकि ये समांतर में ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ती है, इसलिए हमारे जनरेटर का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ये वाला जो आर्मेचर है बेटा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम लोग जो है 5 ओम से बिलो ही है, 2 ओम 2.5 ओम 1.5 ओम 3 ओम ऐसे है। तो जब 2 ओम 2.5 ओम को आप जो है इसका शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हम लोग ज़्यादा रखते हैं, इसका मान 200 ओम से 250 ओम तक ऐसे रख देते हैं, इसीलिए ज़्यादा रखते हैं कि जब इसके साथ समांतर क्रम में जुड़े तो कुछ मान बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इसके साथ जब इसको आप जोड़ेंगे तो इसी फार्मूले से समांतर क्रम में ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध का मान अगर हमारे आर्मेचर का प्रतिरोध 2.5 ओम है तो 2.5 ओम से भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग का समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक रखते हैं। प्रतिरोध अधिक रखने के लिए इसे पतले तारों की व अधिक टर्नों की बनाते हैं। ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो है ये किसकी बनी हुई है? ये पतले तार की और अधिक टर्न। पतले तार और अधिक टर्न होने से क्या हो जाता है? प्रतिरोध R बढ़ जाता है।
प्रतिरोध R जो है वो अधिक हो जाएगा। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और तार जितने लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतने अधिक होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं R बराबर रो इंटू L बाई A। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर जो है कुल ये मान हो गया प्रतिरोध का और कुल वोल्टेज 100 वोल्ट दिया है, तो हम लोग I का मान ज्ञात कर लेंगे। लोड धारा, यही लोड है, यही भार मैंने लिख दिया, तो भार पर जो वोल्टेज मिलेगा उसे भार वोल्टेज भी कहेंगे, यही हम लोगों के काम में आएगा। बकिया ये सारी व्यवस्था तो आपके जनरेटर के अंदर फिट हो, यही हमारा टर्मिनल है। यही टर्मिनल से अब तार जोड़कर हम लोग अपना जो है बल्ब जलाएंगे, पंखा चलाएंगे बेटा, तो वही हमारा लोड हो जाएगा। जैसे एक बल्ब आप 100 वाट का जला दिए तो वही W लिखा हुआ, तो 100 वाट का आपने लोड डाल दिया, 2 ठो जला दिया तो 200 वाट का आपने लोड डाल दिया। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, तो इस तरह से हम लोग जो है ये फार्मूला है, देखिए ना, V बराबर आई आर, या यहां से भी हम लोग कहेंगे V बराबर आई आर कर दें तो I का मान ज्ञात हो जाएगा। या यहां से देखिए ना, वोल्टता के समीकरण में भी V बराबर आई आर लिखा हुआ है, तो अब इसी का प्रयोग कर दें। तो आप लिख दें कि लोड धारा, यही पूछ रहा है बेटा, पहले हम लोग लोड धारा ज्ञात करेंगे या भार धारा I बराबर हो जाएगा V बटे R। बोलिए ना, ओम के नियमानुसार V बराबर आई आर, इसलिए I बराबर V बटे R से। ठीक है ना भैया? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर, इसलिए I बराबर, तो वहीं V बटे R लिख दिया गया। तो यहाँ V बटे R लिख देंगे, तो V का मान 100 है और R का मान आ गया आपका 4.16। कुल प्रतिरोध आ गया 4.16। इससे भाग दे देंगे, कितना रहा? 24 एम्पियर आ गया। यानी लोड में इतनी धारा बह रही है, ये धारा I का मान आ गया 24 एम्पियर। इधर जो I जा रही है वो कितना जा रही है? 24 एम्पियर जा रही है। और इधर वाली भी ज्ञात हो जाए तो आर्मेचर की कुल धारा ज्ञात हो जाए। फिर हम लोग जानते हैं, अभी फार्मूला लगा दीजिए, हम लोग जानते हैं V बराबर ISH गुणे RSH। बोलिए ना भाई, हाँ, ये वोल्टता का समीकरण। V बराबर, अब ये लगा दें, V बराबर इतना लिख दें, V बराबर ISH गुणे RSH। अगली पॉइंट लिखेंगे V बराबर ISH गुणे RSH से V का मान कितना? 100 वोल्ट, तो लिखेंगे 100 बराबर ISH को ISH रहने दें गुणे RSH। देखिए RSH का मान क्षेत्र प्रतिरोध, क्षेत्र प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए ना, ये आपका शंट जनरेटर है और शंट जनरेटर के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, उसकी धारा को ISH कहते हैं और उसके प्रतिरोध को RSH कहते हैं। तो क्षेत्र प्रतिरोध का मतलब RSH का मान दिया है, RSH का मान कितना है? 50। तो यही बेटा ISH गुणे RSH का मान 50 रख देंगे। यहीं से पक्षांतर करेंगे, दिख रहा है, यहीं से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ISH बराबर 100 बटे 50 बराबर 2 एम्पियर। तो इधर की ओर जो धारा आ रही है ISH, जो इधर की ओर आ रही है, इसका मान हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से कुल धारा IA कितना निकल रही है? तो इस वाले में मान रखते हैं IA बराबर I प्लस ISH, तो 24 2 26 एम्पियर आ गए। तो इस तरह से उसमें हम लोग अब मान रख देते हैं। हम लोग जानते हैं, ये वाला फार्मूला लगा दें, देखिए दिख भी रहा है।
तो हम लोग लिखेंगे IA बराबर होता है I प्लस ISL, चाहे I कहिए चाहे IL कहिए, और ये मान जो है 24 एम्पियर है बेटा, और प्लस ये मान जो है 2 एम्पियर है, बराबर हो गया 26 एम्पियर। इस तरह से आर्मेचर से यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आर्मेचर धारा IA का मान पूछ रहा है, यही IA का मान क्या होगा, तो 26 एम्पियर जो है यहाँ से निकल रही। क्लियर हो गया? पिछले दिनों आपको बताया गया कि ये जो है शंट जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट करना, ठीक है ना। जैसे इस पर लोड नहीं डालेंगे, ऐसे लोड न डालने का मतलब क्या है बेटा, जैसे ये पूरा लोड हम लोगों के परिपथ में ऑलरेडी जो है जुड़ा रहता है, देखिए ना। बस यहाँ हम लोग जो है एक स्विच लगा देते हैं, ऐसे स्विच लगा देते हैं, इसी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा लोड जुड़ जाएगा। देखिए ना, हर जगह आपका जो है इसीलिए वायरिंग की जाती है। हर जगह हम लोग जो है स्विच लगा देते हैं, स्विच को ऑन किया तो लोड जुड़ गया, स्विच को ऑफ कर दिया तो लोड हट गया। क्लियर है? तो ये जैसे स्विच आप ऑन करेंगे तो आपका लोड जुड़ जाएगा। एक बल्ब अगर 100 वाट का है, 200 वाट का है, प्रेस है, वो माने लोड आपका जुड़ गया। दूसर का आपको भाई गर्मी लग रही है, पंखा भी चला दिए तो उसका भी लोड जुड़ गया, और नहीं स्विच ऑन कर रहे हैं तो लोड नहीं जुड़ रहा। तो उस समय सारे घर के स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या वैद्युत चुंबक, तो वैद्युत चुंबक का बेटा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा, ये वैद्युत चुंबक है। क्लियर है? ऐसे देखिए, ये आपका जो जनरेटर की बॉडी हो गई, और यहाँ पर बेटा जो हम लोग चुंबक लगाएंगे ऐसे और ऐसे, और ये धुर्रा हो गया, इस पर जो वाइंडिंग ऐसे लगाएंगे, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ये कौन सी वाइंडिंग? हाँ, तो ये दिखाया गया इसको, आर्मेचर को। और इस चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए इसमें डीसी सप्लाई देंगे। इस वाइंडिंग को क्या कहेंगे? फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे? फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग माने चुंबक को जब डीसी सप्लाई देंगे बेटा तो ये उत्तेजित हो जाएंगे, और एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ, और इनसे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स फाई निकलने लगेगा, और हमारा आर्मेचर वाला चालक काटने लगेगा, जिससे आर्मेचर में E बराबर 5ZNP/60 A से वोल्टेज बनने लगेगा और धारा बहने लगेगी। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये कौन सा मैग्नेट है, तो इसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग वाला जो मैग्नेट है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा वो है जिसमें कि हम कहेंगे कि धारा डालने पर वो चुंबक बनेगा, और धारा बंद होने पर उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, यानी अस्थायी चुंबक जिसे कहें, टेम्परोरी चुंबक। जब तक सप्लाई जाएगी डीसी तब तक वो चुंबक रहेगा, प्रबल जाएगी प्रबल चुंबक बनेगा, कम जाएगी कम चुंबक बनेगा, अथवा नहीं डालेंगे तो चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। तो ऐसे चुंबकों को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट या वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसलिए इन वैद्युत चुंबक में एक खासियत ये भी है कि हम लोग बेटा जैसा चाहें वैसा इसका उत्तेजन कर सकते हैं, अंडर एक्साइट भी कर सकते हैं, नॉर्मल एक्साइट भी कर सकते हैं, ओवर एक्साइट भी कर सकते हैं, धारा की प्रबलता को बढ़ा के, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इससे फाई निकल रहा है, फाई समान अनुपाते आई होता है, तो हम लोग प्रबल धारा डालकर फ्लक्स यानी इसके चुंबक के मान को बढ़ा घटा सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे बेटा तो उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इन सारे इक्विपमेंटों में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से बेटा इसमें हम और आप सप्लाई डीसी दे रहे हैं, और ये जो है उत्तेजित हुआ, काम हमने किया,
फिर हम जनरेटर को बंद कर दें। अब जब जनरेटर को बंद कर देंगे तो इसका चुंबकीय गुण हम लोग कहते हैं कि समाप्त हो गया। जब चुंबकीय गुण समाप्त हो गया तो फिर अगले दिन हमें स्टार्ट करना है या अभी 2 घंटे बाद फिर स्टार्ट करना है। तो ये कैसे स्टार्ट होगा? तो इस चुंबकों में अभी थोड़ा मोड़ा अवशेष चुंबकत्व रहता है। क्या रहता है? हाँ, पूर्णतया ये लोहा नहीं बन जाता बल्कि कुछ न कुछ अवशेष चुंबकत्व रहता है, लेकिन उसका मान बहुत कम रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ब्लेड वगैरह को टच करा दीजिए, चुंबक पर रख दीजिए, थोड़े देर के लिए 10 से 5 सेकेंड के लिए रख दीजिए तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। फिर उस ब्लेड को अलग करके दूसरे लोहे पर चिपकाइए तो वहां भी ब्लेड चिपकने लगती है, यानी अभी उसका चुंबकीय गुण गया नहीं है, कुछ न कुछ उसमें अवशेष चुंबकत्व मौजूद रहता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी हम लोग अगर धारा की सप्लाई बंद भी कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें अंश अवशेष बचा रहता है। ठीक है ना? तो उसे हम लोग अवशेष चुंबकत्व कहेंगे। तो उस अवशेष चुंबकत्व के कारण जब अगले दिन इस आर्मेचर को हम लोग डीजल इंजन से नचाना शुरू करेंगे, इस आर्मेचर को, या यहाँ पर देखिए इस आर्मेचर के धुर्रे को जब हमारा प्राथमिक चालक चाहे डीजल इंजन है चाहे टरबाइन है जब नचाना शुरू करेगा तो क्या होगा? इसमें जो अवशेष चुंबकत्व है उससे थोड़ा मोड़ा फ्लक्स निकलेगा और वो थोड़े मोड़े फ्लक्स को ये हमारा आर्मेचर चालक काटेगा, जिससे उसमें थोड़ा मोड़ा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा और उससे थोड़ी मोड़ी धारा आइए जाएगी। अब आइए जो है अगर इधर आप लोड डाल देंगे तो लोड की ओर भाग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लोड को ओपन रख देंगे। अब धारा इधर नहीं जाएगी, जितना भी आर्मेचर से धारा निकलेगी वो शंट फील्ड वाइंडिंग इससे होते हुए, शंट फील्ड वाइंडिंग इससे होते हुए अपना परिपथ ऐसे पूरा करेगी और जैसे जैसे धारा इसमें जाती रहेगी वैसे वैसे इसका चुंबकीय गुण बढ़ता जाएगा, इससे फ्लक्स निकलते बढ़ते जाएंगे और कुछ ही देर में ये फुल वोल्टेज बनाने लगेगा। कुछ ही देर में फुल वोल्टेज बनाने लगेगा। जब ये फुल वोल्टेज मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड में फुल वोल्टेज बना लेगा और तब हम लोग यहाँ पर लोड डाल देंगे। अपने घरों में पंखा चलाना है, पंखा चला दिया, बल्ब जला दिया तो लोड आपका जुड़ गया। क्लियर है? तो इसलिए ये आपको बताया जाता है कि शंट जनरेटर में बिना लोड के आप जो है उसे स्टार्ट करिए, नहीं तो अगर लोड डाल देंगे बेटा, यहाँ पर क्या किया? लोड डाल दिया, ठीक है ना? तो लोड डालते ही क्या होगा कि अगर लोड हमारा हैवी है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है ना? जैसे 500 वाट का ही आप या 1000 वाट का लोड डाल दिया तो 1000 वाट का रेजिस्टेंस यहीं से ज्ञात करिए। 1000 वाट का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप लिखेंगे R बराबर V²/P, ठीक है ना? तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, देखिए ना, R बराबर V²/P से, तो V का मान लीजिए उतना है 100 गुणे 100 और पावर कितनी है? 1000। तो देखिए रेजिस्टेंस 10 ओम, माने जितने वाटेज बढ़ाते जाएंगे उतने जो है, यानी लोड बढ़ाते जाएंगे उतने जो है प्रतिरोध हमारा कम होता जाता है। तो जब इस पर आपने 1000 वाट का लोड डाल दिया, ये W अगर मान लीजिए आपने स्विच ऑन कर दिया है, लोड जुड़ गया है, उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो अब हल्की फुल्की जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका हल्का फुल्का फ्लक्स कटेगा और उससे हल्की फुल्की आइए निकलेगी। अब वो आइए इधर का रेजिस्टेंस 250 है तो उधर जेबे नहीं करेगी, वो सारी धारा आपके 10 ओम की ओर भाग जाएगी और इस तरह से आपका चुंबक का उत्तेजन होगा ही नहीं वो जल्दी से फुल वोल्टेज अपना बना पाए। इसलिए कहा जाता है कि शंट जनरेटर को पहले बिना लोड के स्टार्ट कर लीजिए।
फिर उसके बाद लोड डालेंगे। और सीरीज जनरेटर की उल्टी कहानी है। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, सीरीज जनरेटर में ये आपका आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रूस हो गया, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तारों की और कम टर्नों की, और ऐसे आपका लोड हो गया, ये वाट में लोड हो गया, और ऐसे ये जुड़ गया। ये किस क्रम में जुड़ गया? हाँ, यही सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग? हाँ, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसके प्रतिरोध को कहेंगे RSE, और इसमें बहने वाली धारा को कहेंगे ISE, और यहाँ से जो धारा निकलेगी उसे आर्मेचर धारा IA कहेंगे, इसके प्रतिरोध को RA कहेंगे, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E बनेगा। ये लोड पर जो वोल्टेज होगा उसे कैपिटल V कहेंगे, इसमें बहने वाली धारा लोड धारा को I कहेंगे, इसके प्रतिरोध को R कहेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर लोड नहीं जोड़ेंगे तो हमारा सीरीज जनरेटर नहीं स्टार्ट हो। ये देखिए ना, अगर लोड हम हटा देते हैं तो परिपथ ओपन हो गया। अब परिपथ ओपन हो गया तो जब हम लोग इसको नचाएंगे और इसका हल्का फुल्का चुंबकीय क्षेत्र इससे कटेगा और इसमें हल्की फुल्की धारा बनना शुरू हो जाएगी। IA जो चलेगी वो यहाँ जाके रुक जाएगी। अब जब IA का सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर आगे इसका उत्तेजन नहीं बढ़ेगा, ये फुल 100% एक्साइट नहीं होगी, तो इस तरह से ये जनरेटर अपना वोल्टेज नहीं बना पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सीरीज जनरेटर को लोड जोड़ देंगे। क्या करेंगे? हाँ, लोड जोड़ के स्टार्ट करेंगे, और शंट जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं।